इस वीडियो में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को आइलर एक्सप्लिसिट मेथड से सोल्व करेंगे। आइलर एक्सप्लिसिट मेथड से सोल्व करने का फ़ायदा क्या होगा, क्या हम इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को दूसरे टेक्निक से भी सोल्व कर सकते हैं, इन सब को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं, एनालिटिकली और न्यूमेरिकली। एनालिटिकली और न्यूमेरिकली सोल्व करने का फ़ायदा क्या होगा, इस पर एक वीडियो बनी हुई है, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर मैं आपको समराइज़ करके बताऊं तो जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सोल्व करते हैं तो आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन को न्यूमेरिकली सोल्व करेंगे तो आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मिलेगा, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा वो। एनालिटिकली आप सोल्व कर सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय सेपरेबल, बाय एग्जैक्ट मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन या रॉन्स्कियन मेथड से। लेकिन बाज़ अवकात ऐसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन आते हैं जो आप एनालिटिकली सोल्व नहीं कर सकते, इन टेक्निक से सोल्व नहीं कर सकते हैं, या तो बहुत कम्प्लेक्स हो जाते हैं या तो इम्पॉसिबल हो जाते हैं। उस वक़्त हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन का न्यूमेरिकली सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। दोबारा सुनेगा, जब किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सोल्व नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल हो जाए या कम्प्लेक्स हो जाए, उस वक़्त हम न्यूमेरिकली उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकली डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उनमें से कुछ ये हैं: आइलर एक्सप्लिसिट मेथड, मॉडिफाइड आइलर एक्सप्लिसिट मेथड, थर्ड ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड, फोर्थ ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड और एडम-बेश फोर्थ मेथड। ये रंगा-कट्टा मेथड और आइलर मेथड ये मुख्तलिफ लोग डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, जो आपका दिल करे आप वही करें। मेन मकसद है आपका समझना इस चीज़ को। ये है क्या? आइलर एक्सप्लिसिट मेथड को फर्स्ट ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड 1 भी कहते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड, फर्स्ट ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड, ये होता है आइलर्स एक्सप्लिसिट मेथड को, राइट। मॉडिफाइड आइलर एक्सप्लिसिट मेथड को सेकंड ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड कहते हैं। फिर थर्ड ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड, फिर फोर्थ ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड, फिर एडम-बेश फोर्थ मेथड। इसमें से सबसे बेस्ट जो होता है, बेस्ट अप्रोक्सीमेट जो आपको मिलेगा, एक्यूरेट जो सॉल्यूशन मिलेगा, वो फोर्थ ऑर्डर रंगा-कट्टा मेथड से मिलेगा। फिर उससे लेस थर्ड ऑर्डर, फिर उससे लेस मॉडिफाइड, फिर उससे लेस आइलर। तो हम इसको जब समझेंगे फिर आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आइलर एक्सप्लिसिट मेथड, राइट। आइलर एक्सप्लिसिट मेथड का फार्मूला ये है: xi+1 इक्वल टू xi प्लस h और yi+1 इक्वल टू yi प्लस f ऑफ xi yi इंटू h, राइट। इसमें जो h का मतलब क्या है, स्टेप साइज, वो हम देखेंगे वो है क्या। योर f ऑफ xi और yi ये भी हम देखेंगे। इसी एग्जांपल से आप इन सबको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जांपल, ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2.5, यानी x का जो रेंज है वो गिवन है 0 से लेकर 2.5 तक। इनिशियल कंडीशन इज़ y इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन को हम ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं कि x 1 हो तो y क्या है, 3 है। x 1 की वैल्यू 0, y 1 की वैल्यू 3। ये कहाँ से है, इनिशियल कंडीशन से, जो कि गिवन है। और h स्टेप साइज गिवन है 0.5। अब स्टेप साइज का क्या मतलब है वो हम इस कोऑर्डिनेट से समझ सकते हैं आसानी से। यहाँ पे गिवन है 0 टू 2.5, यह 0 से लेकर 2.5। अब 0 से लेकर 2.5 तक जाने का आपके पास बहुत सारे वेज हैं कि आप सबसे पहले ले 0, 1 मिनट जस्ट 0, फिर आप ले 0.5, फिर आप 0.5 ऐड कर ले 1 आएगा, फिर आप वो 0.5 ऐड कर ले तो ये 1.5 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2.5 आएगा। तो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है इसको कहते हैं स्टेप साइज। तो स्टेप साइज गिवन है 0.5।
अगर गिवन ना हो तो फिर हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा छोटा भी ना हो, ये ज़्यादा बड़ा भी ना हो, राइट। ये जो इंटरवल, अगर स्टेप साइज एच की वैल्यू अगर छोटी हो 0.5 0.2 भी रख सकते हैं आप, 0.1 भी रख सकते हैं आप, इसको बड़ा करके 0.7 या 0.8 0.9 भी रख सकते हैं, लेकिन 9 बड़ा रखने से क्या होगा या रेंज छोटा रखने से क्या होगा वो हम इस स्टेप से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ सबसे पहले आपने क्या लिखना है, स्टेप साइज़ की क्या है वैल्यू 0.5, स्टेप साइज़ को एच कहते हैं और इसकी वैल्यू है 0.5, राइट। ये फिक्स रहेगा और ये चेंज नहीं होगा एक ही को, यानी एक स्टेप में। नंबर ऑफ़ आइट्रेशन की बात करें तो जो इंटरवल है x का x = 2.5 और x = 0 है, बड़ी वैल्यूज़ में आप छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करें और डिवाइडेड बाय स्टेप साइज़ करें तो वो आएगा नंबर ऑफ़ आइट्रेशन, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है नंबर ऑफ़ आइट्रेशन 5। जब 5 है तो i = 1 2 3 4 5 आएगा। आइट्रेशन 5 है तो i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 4 5। अब इसमें आप देखें, अगर हम स्टेप साइज़ की वैल्यू जो h की वैल्यू 0.5 से छोटी रखें, कम रखें, इसमें 0.2 रखें, 0.4 आएगा, फिर 0.6 आएगा, फिर 0.8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 1.2 आएगा, फिर 1.4 आएगा। ये करने से ये क्या होगा, नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बढ़ेगा। नंबर ऑफ़ आइट्रेशन 5 से हो सकता है ये 10 हो सकता है 12 हो, तो ये नंबर ऑफ़ आइट्रेशन एच की वैल्यू कम करने से ये बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बढ़ने से हमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन हम उसको बड़ा कर दें तब भी मसला ये है कि अगर 0.8 कर ले या 0.6 कर दे, 0.7 कर ले, तब इसके जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा। हमें एक्यूरेट सॉल्यूशन भी चाहिए और हमें आइट्रेशन भी कम करना है, तो आपने नॉर्मल रेंज रखी है, नॉर्मल वैल्यू रखी है एच की 0.5। मैक्सिमम जब हम बाय हैंड कैलकुलेशन करते हैं तो 0.5 ही रखते हैं। जब आप मेडलैब के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं उस वक्त आप इसको छोटा भी कर सकते हैं, 0.2 0.1, उस वक्त हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ता है। इसको हम ज़्यादा एक्यूरेट करने के लिए, यानी बेस्ट, अभी इसमें एक मसला यही था कि इसको छोटा करने से आइट्रेशन बढ़ रहा था इस इंटरवल को, यानी एच की वैल्यू कम करने से नंबर ऑफ़ आइट्रेशन बढ़ रहा था। एच की वैल्यू बड़ा करने से एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं मिलता है आपको, तो इसमें बड़ा भी नहीं कर सकते हैं आप और इस रेंज को छोटा भी नहीं कर सकते। तो इसको हम अगली जो मेथड से उसमें आप सोल्व कर लेंगे। इसको हम क्या करें फिर, आप उसकी वैल्यू छोटा भी नहीं कर सकते हैं और बड़ा भी नहीं कर सकते। फिर एक और ट्रिक है, उसको हम कमिंग वीडियोस में देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कि आइलर मेथड से इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ़ आइट्रेशन हमें मिला है कि 5 1 2 3 4 5। जब i = 1 हो, जब i 1 हो, स्टेप 1 i = 1। i 1 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ से 1 से स्टार्ट किया हुआ है, आइट्रेशन 5 तक ही जाना है। ये जो गिवन है आइलर एक्सप्लिसिट मेथड का जो फार्मूला, तो इसमें आपने i की वैल्यू जस्ट पुट करना है, तो ये बन जाएगा x2, ये i की जगह पे 1 रखते तो x1 प्लस h आएगा। x1 की वैल्यू हमें पता है, हमने कहा था 0, और h की वैल्यू है 0.5, तो 0 प्लस 0.5 रखा, तो x2 की वैल्यू आई है यहाँ पे 0.5, तो यहाँ से x2 की वैल्यू मिल गई है, राइट। अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। i1 है तो फिर क्या होगा, y2 होगा, और यहाँ पे y1 है, यहाँ पे जो है f इंटू एफ ऑफ एक्स आई और y की जगह पे आप रखेंगे 1 और 1, तो x1 और y1 आ गया। f ऑफ x1 y1 किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये इक्वल होता है f ऑफ x और y के। जब हम इसको 1 करते हैं, f ऑफ x1 y1 करते हैं, तो यहाँ पे x y था तो y आ गया, x है तो फिर x आएगा। जब x1 करेंगे तो फिर यहाँ पे x1 आएगा, और y1 करने से यहाँ पे y1 आएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं होगा इसमें।
तो आप इसमें देख सकते हैं ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और एफ ऑफ एक्स आई और वाई आई है। तो इसकी जगह पे आपने सिर्फ एज इट इज़ यहाँ से यहाँ तक रखना है, जस्ट वाई की जगह पे y1 लिखना है और x की जगह पे आपने x1 लिखना है। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें x1 और y1 की वैल्यू पता है जो कि हमने फाइंड किया हुआ है। अब इसमें x1 की वैल्यू क्या है, ये y1 की वैल्यू 3 है जो कि यहाँ इन्हें गिवन है इनिशियल कंडीशन। y1 की वैल्यू 3 आ गया, x1 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू 0 है और इनटू h की वैल्यू है 0.5, h की वैल्यू 0.5। जस्ट आपने इसमें वैल्यू पुट करना है। तो इसको आप जब कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो इसका एक्यूरेट आंसर आएगा 4.7। मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, आप कैलकुलेटर यूज़ करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इधर से आपको ये पता चला कि जब x1 की वैल्यू 0 है तो y1 की वैल्यू 3 है, जब x2 की वैल्यू 0.5 है तो y2 की वैल्यू है 4.7, राइट। इसी तरह स्टेप 2 i इक्वल टू 2, आई हमने कहाँ तक जाना है, 5 तक लेके जाना है। तो i2 की वैल्यू देख लें, जस्ट आपने इसमें i की जगह पे 2 पुट करना, तो x3 आएगा इक्वल टू x2 प्लस h, राइट। x2 प्लस h आया, इसमें है i प्लस 1, तो i प्लस 1 सॉरी अभी x को कंप्लीट करते हैं। x2 की वैल्यू है 0.5, x2 की वैल्यू 0.5 आ गया और h की वैल्यू है 0.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1। तो x3 की वैल्यू है 1। अब हम फाइंड करेंगे y की, तो y3 आएगा क्योंकि i2 है, y3 इक्वल टू y2 प्लस एफ ऑफ x2 y2 इंटू h, एफ ऑफ x2 y2। फिर वही बात कि x और y की जगह पे आपने x2 और y2 रखना है, बाकी एज इट इज़ वही है। x2 एज इट इज़ आ गया, एफ ऑफ x2 और y2 की जगह पे क्या रखना है, -1/2 x2 सॉरी y2 प्लस 7e⁻0.3 इंटू x2, क्योंकि इसमें x2 है तो हमने इधर x2 रख दिया, h एज इट इज़ आ गया। इसमें आप देखें y की वैल्यू हमने फाइंड किया हुआ इधर, तो हमने वो यूज़ किया इधर 7 इधर फाइंड किया हुआ, तो 4.7 आ गया। इसमें y2 की वैल्यू वही है 4.7 प्लस 7 इंटू -0.3, x2 की वैल्यू है यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5, h की वैल्यू 0.5 है। अब इसको कैलकुलेटर से सोल्व करने से इसका आंसर आएगा 4.893, राइट। अब इसमें देखो ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें यूज़ हो रहे हैं। अब ये जो सेकेंड स्टेप में हमने जो वैल्यूज़ फाइंड किए x3 और y3, ये थर्ड स्टेप में यूज़ हो गए। थर्ड स्टेप में i3 होगा, फिर आपने इसमें पुट करना है अगेन, तो x होगा x4, i3 करने से x4 इक्वल टू x3 प्लस h आएगा। x3 की वैल्यू क्या है जो कि हमने अभी फाइंड किया था, x3 की वैल्यू है 1, तो 1 रखा इधर, और h की वैल्यू है 0.5 जो कि शुरू से गिवन है स्टेप साइज। इसको प्लस करने से ये आएगा 1.5, राइट। अब इसमें आप देखें y3 पुट करने से i3 पुट करने से y4 आएगा, इसमें y3 एज इट इज़ प्लस एफ ऑफ x3 y3 क्योंकि i3 है यहाँ पे इंटू h, x3 और y3 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो जहाँ x है वहाँ पे x3 कर दे और y है तो y3 कर दे, तो ये आ गया -1/1.2 y3 प्लस 7e⁻0.3 इंटू x3 इंटू h। y3 की वैल्यू हमें पता है जो कि हमने भी फाइंड किया था 4.893, उसको हम इसमें पुट करेंगे 4.893, यहाँ पे अगेन पुट कर ले y की वैल्यू, y3 की वैल्यू, इसमें y3 की वैल्यू पुट करेंगे, y3 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो जस्ट वो पुट कर दिया। आप इसको आप सम करके मल्टीप्लाई करके इसके साथ सम कर लें तो ये आंसर आएगा
कैलकुलेटर से आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आ गया आपके पास y3, ये x4, ये y4 आ गया। अब हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, i को 4 रखेंगे। i को 4 क्यों रखेंगे, क्योंकि हमने 5 तक जाना है, तो पहले 3 रखा, फिर 4 रखेंगे, फिर हम 5 रखेंगे, राइट। तो i 4 कर दे तो फिर ये बनेगा x5 प्लस x4 प्लस h, एज इट इज़ वही कम। x4 की वैल्यू यहाँ पे है 1.5 और h की वैल्यू 0.5 है, तो ये बन जाएगा x5 की वैल्यू 2, राइट। आप y5 फाइंड करने के लिए इसको यूज़ कर ले, y5 आएगा, y4 आएगा प्लस f ऑफ x4 y4 इंटू h, क्योंकि हम x4 के जस्ट आप i की जगह पे 4 पुट कर दे, सिंपल। अगेन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है आपने x4 पुट करना है, जहाँ जहाँ y है आपने y4 पुट करना है। तो इस तरह ये बनेगा ये एक्सप्रेशन। फिर इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर दे और कोई काम नहीं है इसमें। x4 की वैल्यू यहाँ फाइंड किया हुआ है 4.55 प्लस, और इधर भी है y4 की वैल्यू 4.55, यहाँ पे x4 है तो x4 की वैल्यू है 1.5, तो हमने 1.5 पुट कर लिया। इसको आप मल्टीप्लाई करके इसके साथ सम कर ले तो ये बनेगा 4.052, ये हो गई y5 की वैल्यू, राइट। अब हम फिफ्थ आइट्रेशन है, लास्ट आइट्रेशन है, वो करेंगे। तो फिफ्थ आइट्रेशन में हम i को 5 रखेंगे। i को 5 रखने से जो आइलर एक्सप्लिसिट मेथड की जो फार्मूला है वो बनेगा x6 इक्वल टू x5 प्लस h। x5 की वैल्यू हमने इधर फाइंड किया हुआ है 2, तो एज इट इज़ 2 रखा, h की वैल्यू 0.5 है विच इज स्टेप साइज, तो ये बनेगा 2.5। तो x6 की वैल्यू आ गई है 2.5। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये बनेगा y6 और ये हैं y5 प्लस f ऑफ x5 y5 इंटू h। f ऑफ x5 और y5 के लिए जस्ट आपने जहाँ जहाँ x है उधर x5 पुट करना है, जहाँ जहाँ y है आपने y5 पुट करना है, तो फिर आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें y5 की वैल्यू पुट कर दे और x5 की वैल्यू पुट कर दे। x5 की वैल्यू 2 है जो कि हमने इधर फाइंड किया हुआ है, और y5 की वैल्यू क्या है 4.05 है, राइट, वो हमने इधर फाइंड किया हुआ है। इसमें जस्ट आप पुट कर दे तो ये बनेगा, प्लस करने से 6 की वैल्यू 3.542, ये हो गए y6। इसमें अगर हम इसको एक दफ़ा लिख लें, जब x1 है y1 है तो जो गिवन है 0 और 3 आएगा, x2 है 0.5 तो y2 क्या आया था 4.7, y3 1 है तो इसकी वैल्यू आई 4.893, और x4 की वैल्यू 1.5 होगा। अब यहाँ पे बन जाएगा y4 की वैल्यू 4.55। अब x5 की वैल्यू है 2, ये आ जाएगा। y5 क्या है 4.06, 4.052 है, और x6 और y6 की वैल्यू आएगी 2.5 to 3.542, राइट।